नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और गवर्नर से लेकर के कई राजनीतिक फिल्मी हस्तियाँ आती हैं, कई सर्जन भी आते हैं, कई न्यूरो सर्जन भी आते हैं, कई फिजिशियन भी आते हैं। लेकिन हम उन लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं जिनका इस समाज में, इस देश में, इस प्रदेश में कुछ बड़ा योगदान है। और उसी योगदान में अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जो यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर प्रदीप शर्मा, विनायका अस्पताल के निदेशक हैं, उनकी धर्मपत्नी कविता शर्मा जो सीईओ है, और साथ में एशिया के यंगेस्ट रोबोटिक सर्जन जो हैं सौरभ त्रिवेदी के साथ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि नया अध्याय रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में जो लिखा है उसी को लेकर के आज हमारा फोकस रहेगा, प्रधानमंत्री के उस सपने को जो साकार करके दिखाया विनायका अस्पताल ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि स्वदेशी अपनाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसी स्वदेश में, इसी राष्ट्र में निर्मित रोबोटिक सर्जरी का जो एक नया इतिहास रखा। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसको शुभारंभ किया और अब दोनों डॉक्टर के साथ सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए ये जानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी क्या है और किस तरीके से अब नए ज़माने के हिसाब से पूरे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में कैसे इनकी धाक है। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजीव गौड़ साहब, धन्यवाद फर्स्ट इंडिया न्यूज और खम्मा गणी फ्रॉम जोधपुर। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह कि नए ज़माने के साथ, नई रफ्तार के साथ हम चल रहे हैं। क्या है ये रोबोटिक सर्जरी? क्योंकि रोबोट का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि सब काम आपके रोबोट कर देगा, लेकिन सर्जरी तो अभी तक आप ही कर रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी क्या है? जब आपने इसका इतिहास रचना शुरू किया और कहते हैं कि ये राष्ट्र की ऐसी पहली जो मशीन है जो राष्ट्र में निर्मित हुई है, क्या है पूरा मसला? रोबोटिक सर्जरी एक सबसे एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल मशीन है रादर वी कैन टेल, जिसके द्वारा सर्जन ही खुद उसके कंसोल पे बैठ के सर्जरी करता है। यह कोई रोबोट नहीं है। एक रोबोटिक सर्जरी एक मशीन है जो कि एआई जनरेटेड मशीन है, जो कि सर्जन्स को एक तरह से हेल्प करती है सर्जरी के दौरान, टिश्यू को देखने में, सटीक ऑपरेशन करने में, और ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी ये सूचनाएं देता है रोबोटिक जो मशीन है हमारे को। कुछ जैसे कि जहाँ पे हमारे को कि किसी की कोई भी वेन, कोई आर्टरी वगैरह है, उसके अंदर डिफरेंट कलर हमारे को सामने प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हमारे को ये पता चलता है कि यस, इस सर्जरी में आगे इस वेन आर्टरी को या फिर इस नर्व को कट करना है या नहीं करना है। तो रोबोटिक सर्जरी एक एआई जनरेटेड टूल है जिसके द्वारा हम लोग सर्जरी बहुत सटीक तरीके से करते हैं, जिससे सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं न के बराबर होती है, और जिसके अंदर सर्जरी में ब्लीडिंग, खून बहने की संभावनाएं न के बराबर होती है। और कई बार ये कहा जाता है कि हाँ भाई, ये सर्जरी की गई, उसके अंदर भूल से ये नस का डैमेज हो गया, वो हो गया। वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से टैकल किया गया है एआई के द्वारा। एआई के द्वारा पूरा इसके अंदर अध्ययन करके इसके एनाटॉमिकल, बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कहाँ है, कहाँ पे आर्टरी जा रही है, कहाँ पे वेन जा रही है, इसके अंदर सर्जरी के अंदर इस मशीन के द्वारा हमारे को पहले ही बता दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि ये ऑर्गन यहाँ पे व्यवस्थित है, इसलिए उस ऑर्गन की मिनिमम डैमेज होने की संभावना कम से कम हो जाती है। प्लस टिश्यू डिसेक्शन जो है कि जिसके अंदर कि हमारे को टिश्यू को ऑपरेशन करने के लिए आसपास के टिश्यू को जो डिसेक्ट करना पड़ता है, डैमेज करना पड़ता है, वो इसके अंदर कम से कम हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो आपने जो ये ड्रीम देखा, ये ड्रीम तो प्रधानमंत्री का ड्रीम था कि हम अपने स्वदेश में स्वदेशी अपनाएं। इसका क्या लाभ मिल पाया? अभी जब आपने शुरुआत की, इसका रिस्पॉन्स क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम के अनुसार ही, और बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिस्ट की कोई कमी नहीं है। हमारे इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट ही, हमारे इंडियन इंजीनियर्स ही मैक्सिमम वर्ल्ड की अच्छी से अच्छी मशीनरी बनाने में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, भले ही अमेरिका हो, भले ही जर्मन हो। ऐसा ही सोच के एसएसआई मंत्रा जो है, इनके डॉक्टर साहब है जो खुद स्वयं एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, उन्होंने, जो कि अमेरिका में काम करते थे, उन्होंने इंडिया के एआई इंजीनियर्स के साथ में मिलके एक स्वदेशी निर्मित रोबोट है जिसकी इंस्टॉलेशंस अभी तक इंडिया में हाईएस्ट हो चुकी है, और इतना अच्छा इसके द्वारा सर्जरी की जाती है कि जो इवन फॉरेन के जो अदर कंट्रीज के जो रोबोटिक्स जो सिस्टम है उनसे लाख अच्छा है। इस सर्जरी की एक खास विशेषता है जो कि किसी भी रोबोटिक सर्जरी के अंदर नहीं होती, कि इस सर्जरी में हम एक रिमोट से सर्जरी कर सकते हैं। मतलब कि आज मैं जोधपुर में बैठा हूं, मुझे पुणे में सर्जरी करना है, तो टेली सर्जरी में जोधपुर में बैठ के इस एसएसआई मिंत्रा रोबोट के द्वारा कर सकता हूं।
और ऐसी बहुत सारी सर्जरी इंडिया में अभी तक की गई है, जो 3000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ सर्जन भी इसको सर्जरी को इस रोबोटिक सिस्टम के द्वारा, SSI रोबोटिक सिस्टम के द्वारा सर्जरी कर सकता है, और हम कर रहे हैं अभी। और जल्दी ही जोधपुर में भी हम टेली सर्जरी की शुरुआत करेंगे, जिसमें हैदराबाद या बेंगलोर में बैठे हुए सर्जन, जो फेमस यूरोलॉजिस्ट है और जो दूसरे अदर सर्जन्स है, जनरल सर्जन है, कैंसर सर्जन है, वो वहां से बैठ के ही यहाँ पे सर्जरी को कॉन्टेम्पलेट करेंगे। हालांकि इसके अंदर एक बेसिकली फुल्ली ट्रेंड सर्जन, उन्हीं सर्जन की बराबर की कैपेबिलिटी का सर्जन यहाँ जोधपुर में भी उस कंसोल पे साथ साथ में बैठा रहता है, जिससे पेशेंट का बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है कि इमीडिएटली कि कोई भी अचानक कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो यहाँ सर्जन बैठ के हैंडल करता है उस सर्जरी को। तो ये एक रोबोटिक सिस्टम है, AI जनरेटेड सिस्टम है, सटीक सर्जरी होती है, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं न के बराबर होती है। लेकिन सौरभ जी, एम्स इतना हिंदुस्तान का बड़ा इंस्टीट्यूट, मैक्स बड़ा इंस्टीट्यूट, उनको छोड़ करके आप आज इस अस्पताल में जब जुड़े हैं और एशिया के आपको यंगेस्ट रोबोटिक सर्जन कहा जाता है, कितनी चुनौतियां हैं और कितनी संभावनाएं हैं, और वो संस्थान, इस संस्थान में जब आप काम करते हो आपको अंतर नजर नहीं आता? देखिए, अंतर तो बिल्कुल है, और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ज़्यादा जो पेशेंट लोड है और सरकार पे भी बहुत ज़्यादा लोड है, तो एक प्राइवेट संस्था के अंदर, निजी संस्था के अंदर इस तरह की फैसिलिटी देने से मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो मरीज उसी दिन आके और इलाज करा के उसी दिन अपना ऑपरेट करा के घर चले जाते हैं, तो ये रोबोटिक सर्जरी की सबसे खास विशेषता है, क्योंकि इसके अंदर फास्ट रिकवरी होती है और मरीज उसी दिन अपने काम पे जा सकता है या अगले दिन से सारे काम कर सकता है। तो निजी संस्था में इस चीज़ का होने से मरीजों को बहुत लाभ है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर भी ये इलाज है, बट वहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड है। लेकिन अगर चुनौतियों की बात करें तो किस प्रकार की चुनौती आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक आप एम्स में सर्जन के रूप में काम करना, मैक्स में काम करना, आज जब यहाँ आए हैं तो हालांकि ये अवसर मिलता है कि हर तरह के मरीज को आप टाइम दे पाते हैं। अगर खर्च की बात करें, क्या स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग सुविधाएं होती है, तो इसमें मरीज के ऊपर को भार तो नहीं पड़ता? देखिए, हमने ये जो SSI मंत्रा 3 है, जो डॉक्टर साहब सुधीर श्रीवास्तव जी ने बनाया है, इसकी विशेषता ये है कि अफोर्डेबल है। जो पेशेंट इतना खर्चा नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत ही मामूली रकम के अंदर इस सर्जरीज को किया जा सकता है। और जो चुनौती है, ये ज़रूर थोड़ा बहुत हॉस्पिटल प्रशासन पे रहती है। जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी और डॉक्टर कविता शर्मा, इनका विजन ही ये कि इतने कम अमाउंट के अंदर उस मरीज को, जो लंदन या बड़े शहरों में जो सुविधा होती है, वो सुविधा कम दामों में अपने ही शहर में, अपने वेस्टर्न राजस्थान में अपने पेशेंट्स को देना। तो इनका जो विजन है ये इसी पे है। सर, लेकिन आपके विजन की बात करें तो आप तो MD में 10 साल तक खूब सर्जरियाँ करी, अचानक ये नया अध्याय, नया इतिहास रचने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब आपका उसमें बड़ा नाम था? और आज पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा नाम जो है MD अस्पताल का लिया जाता था, तब आपको याद किया जाता था यूरोलॉजिस्ट कॉनेक्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा। आज विनायका क्या स्थापना की कहाँ जरूरत पड़ेगी? MDM हॉस्पिटल में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। मैंने ही जोधपुर में बहुत सारे यूरोलॉजी के इनोवेशन सर्जरी MDM हॉस्पिटल में शुरू की थी। मैं 2009 से लेके 2021 में तक मथुरादास अस्पताल में था और किडनी ट्रांसप्लांट का भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। यहाँ जोधपुर का, पश्चिमी राजस्थान का पहला किडनी ट्रांसप्लांट भी MDM हॉस्पिटल में हमारी टीम ने ही शुरू किया था। परंतु समय के साथ में, कुछ चेंजेस के साथ में, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के साथ में, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के साथ में, कई बार पेशेंट्स को सुविधाएं वगैरह सही तरीके से, कई बार सही तरीके से हम लोग अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते। कई बार कुछ प्रशासनिक बोझ होता है, उसके कारण हमारे को एक इंडिपेंडेंट आज़ादी नहीं मिल पाती। तो एक इंडिपेंडेंट आज़ादी के लिए कि यह है कि, और चूंकि अभी सरकार ने सभी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स शुरू कर दी है, जैसे कि सरकार की आयुष्मान आरोग्य योजना, जैसे कि RGHS योजना, CGHS योजना, ECHS योजना, जिसमें अभी हमारा विनायका अस्पताल पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो यह सभी स्कीम के होते हुए मुझे ये लगा कि जो इलाज में निःशुल्क मरीज को मथुरादास में अस्पताल में कर सकता हूँ, वो इलाज में यहाँ पे भी कर सकता हूँ, प्राइवेट में भी कर सकता हूँ। और एक इंडिपेंडेंट काम करके और एक इंडिपेंडेंट रूप से मरीज को अपने चाहे वैसे ट्रीटमेंट करके, उसको इलाज करके, उसको फ्री में इलाज करके भी मैं यहाँ पे भी भेज सकता हूँ। तो कुछ कारण ऐसे बने
उसके कारण मुझे एमडीएम हॉस्पिटल से यहाँ पे स्विच ओवर होना पड़ा, और एंड वी आर डूइंग वेरी वेल इन द विनायका हॉस्पिटल, और हम हर गरीब मरीज की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। इवन जो पेशेंट यहाँ पे किसी स्कीम के अंदर भी अवेलेबल नहीं है उसके अंदर, और जो गरीब पेशेंट यहाँ पे आता है, हम एक चैरिटी कोष बना रखा है डॉक्टर कविता शर्मा जी के अंडर में, तो वो चैरिटी कोष से हम फ्री इलाज देते हैं मरीज को। और जो वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज है, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो हम यहाँ पे भी उतना का उतना दे सकते हैं। और रोबोटिक सर्जरी आज मैंने अपने हमारे डायरेक्टर डॉक्टर कविता शर्मा के विजन से या हमारे विजन से हमने रोबोटिक सर्जरी अभी शुरू की है। तो रोबोटिक सर्जरी अर्लीस्ट जोधपुर में आज ये सिर्फ एम्स के बाद में प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में सभी जगह मिला के पूरे पश्चिमी राजस्थान, पूरे उत्तरी राजस्थान, अजमेर संभाग, आसपास के 3-4 संभाग में सिर्फ ये रोबोटिक सर्जरी हम यहीं पे शुरू की है, जिसमें रोबोटिक यूरोलॉजी का सर्जरी भी मैं खुद करता हूं, मैं स्वयं करता हूं। रोबोटिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी डॉक्टर कविता करती है, और रोबोटिक जो जनरल सर्जरी का और कैंसर सर्जरी का है वो डॉक्टर सौरभ करते हैं। तो एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है जिसके अंदर मेरे को एक मशीनरी सबसे ज्यादा जो मैं खरीद सकता हूँ, जो मुझे जरूरत है, तो ये हम एक अच्छी तरह से सुपीरियर ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं सर। देखिए डॉक्टर साहब, आपके प्रति मरीजों का भरोसा, निजी अस्पतालों के प्रति भरोसा, इतना जब भरोसा बढ़ता जा रहा है, तो फिर आए दिन ये जो मरीज और उनके परिजन जो धरती का भगवान मानते हैं, पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और जब मरीज अच्छे से ठीक हो जाए तो आपको धन्यवाद भी देते हैं, वही कभी कभार जो दृश्य है वो दूसरा होता है, उसको लेके मन में दर्द नहीं उठता? यह एक मेडिकल जो फील्ड है, हेल्थ फील्ड है, वो एक इमोशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। यह एक किसी भी मरीज का इलाज का अपन करते हैं तो उसके रिश्तेदारों के इमोशंस भी साथ में होते हैं, उनका ठीक होना, न ठीक होना, करंटली इमीडिएटली उनके एक्शंस कई बार खराब आ सकते हैं। और जहाँ तक आपने भगवान की बात कही, मैं आपके माध्यम से सभी जनता को, आपको सभी को विनम्र आवेदन करता हूँ कि हम भगवान नहीं हैं, हम आप में से निकले हुए मनुष्य हैं, और हमारा भी ट्रीटमेंट का लक्ष्य भी, हम भी एक डिफरेंट लेवल पे हमने स्टडी की है, हमने प्रैक्टिकल्स लिए हैं, उसके बाद में हमने डॉक्टर्स की डिग्री हासिल की है। एक बहुत ही हाई लेवल पे हमारी थिंकिंग आ जाती है कि नहीं हमारे को भगवान कह दिया, तो एक जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन जितने भी आपके पश्चिमी राजस्थान इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसमें विनायक अलग क्यों है? आप कभी मल्टी स्पेशलिटी की बात करते हो, कभी सुपर स्पेशलिटी की बात करते हो, ऐसी क्या है आपके? अगर रोबोटिक के अलावा बात करें तो ऐसा स्पेशलिटी क्या है? रोबोटिक के अलावा हमारे हॉस्पिटल में रोबोटिक्स से तो अभी हम ट्रीटमेंट अभी शुरू किया हमने लास्ट 2-3 महीने में। पहले हमारे हॉस्पिटल में यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, आईवीएफ का इलाज, ये इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा हॉस्पिटल फेमस था, और जनरल सर्जिकल ऑपरेशंस, लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन है, ये भी हम सब करते थे। यूरोलॉजी के सभी कैंसर के ऑपरेशन इस अस्पताल में, यूरोलॉजी के करीब 5000 कैंसर के ऑपरेशन हम कर चुके हैं, जो कि हम एंडोस्कोपिक विधि से करते थे, दूरबीन से करते थे, और वो करते आ रहे हैं, और सभी पेशेंट्स का अभी भी हम इलाज कर रहे हैं। तो शुरुआत से हमारा मोटो यही रहा है। यह अस्पताल 2011 में खुला, तब से हमारा अस्पताल का, हमारी एक तो ध्येय यही रहा है कि सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी से हम इलाज करें, कि सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है। आज वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की मशीन अगर आप कुछ भी कह दे, भले लेजर का पाइल्स का ऑपरेशन का कहो, भले आईवीएफ के अंदर इक्सी लेजर हैचिंग टेक्नोलॉजी का कहो, चाहे भले रोबोटिक सर्जरी का कहो, हम हमेशा टेक्नोलॉजी या RIRS जो भी यूरोलॉजी में बिना किसी चीरे के, बिना किसी छोटे से भी इवन सिंगल निडल लायक चीरे के बिना के भी हम ऑपरेशन जो पथरी के करते हैं, वो सब हम हाईटेक टेक्नोलॉजी से शुरू से करते आए हैं, और यही हमारा ध्येय रहा है। सौरभ जी, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है रोबोटिक सर्जरी का? सर, रोबोटिक सर्जरी का जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और बहुत आगे तक हमारे हिंदुस्तान को लेके जाएगा, और मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रोबोटिक सर्जरी जो है, जैसे ओपन चीरा लगा के पहले सर्जरी होती थी, उससे लेप्रोस्कोपी आया, लेप्रोस्कोपी से अब रोबोटिक सर्जरी आया। तो रोबोटिक सर्जरी से भविष्य ये है कि जो मनुष्य की और या जो भी मरीज है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो उसकी जीने की जो आगे की, वो बढ़ जाएगी, और जो इंजरीज हैं उसके चांसेस, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी की रेट्स कम हो जाएगी, और उससे जो मेडिकल सिस्टम है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक से पहले हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि
रोबोटिक सर्जरी क्या है, विनायका आज अगर टॉप पर है तो टॉप पर क्यों है, बड़े से बड़े जो मरीज यहाँ पर आते हैं वो किस भरोसे से आते हैं। लेकिन आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि परिवार में कई बार लाख प्रयास करने के बावजूद माँ बच्चा जन्म नहीं पाती, माँ बन नहीं पाती, उसकी ममता जो है वो इंतज़ार करती है कि अपने बच्चे को ममता कब देगी। उन्हीं सब जो सपने हैं उनको दुरुस्त करने का काम, उन सपनों को साकार करने का काम किया डॉक्टर कविता शर्मा ने, जो विनायका अस्पताल की सीईओ है, चेयरपर्सन है। उनसे इस ब्रेक के बाद बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इन 15 सालों के अंदर क्या कमाल किया है, क्या तीर मारा है और अब तक ऐसा क्या रिकॉर्ड है जब तक कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कर पाया जो उन्होंने किया। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ये खास पेशकश, खास मुलाकात। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं जाने माने यूरोलॉजिस्ट और विनायका अस्पताल के संस्थापक निदेशक डॉक्टर प्रदीप शर्मा और उनकी जुड़ायत डॉक्टर कविता शर्मा, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ आईवीएफ की राजस्थान की सबसे लोकप्रिय विशेषज्ञ हैं। उसके अलावा इस अस्पताल की सीईओ भी है। उनसे ज़रा बात करते हैं कि मैम, सपना होता है कि माँ बनने का। देखिए, जो जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, शादी में देरी करना या अलग अलग जगह जाकर के प्रयोग कर लेना, तो इनसे कैसे नहीं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि समय पर उनको पोता या दोहिता मिले, लेकिन कैसे दिक्कतें विपदाएं आती, किस तरीके से इनसे निपटा जाए। अभी इनफर्टिलिटी, निसंतानता के ज़्यादा केसेस होते हैं क्योंकि पेशेंट्स अब जैसे फीमेल्स कैरियर ओरिएंटेड भी होती है तो शादी में देरी होती है, फिर प्रेगनेंसी प्लान में देरी होती है। तो इन दिनों ये वाली इस चीज़ों के कारण ही ऐसा हो रहा है कि निसंतानता ज़्यादा बढ़ती जा रही है थोड़ी सी जैसे। तो इसलिए उन लोगों को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी आईवीएफ जैसी चीज़ों सुविधाओं को हेल्प ले लेनी चाहिए टाइम रहते हुए। लेकिन आपका विनायका अस्पताल बरसों से सब कुछ कोशिश कर रहा है, तो इस कोशिश का क्या परिणाम रहा? आप लोगों ने क्या ऐसा प्रयास किया जैसे कितनी माताओं की जो गोद है वो भरने की कोशिश सर, हमारे यहाँ जो भी माताएं आती है उनका हम पहले इवोल्यूशन कर लेते हैं कि कहाँ पे उनके रुकावट आ रही है बच्चा लगने में, उनको दोनों को देख लेते हैं फिर उसके हिसाब से। और ज़रूरी नहीं कि सारी माताओं को आईवीएफ की ही ज़रूरत हो, कई बार हम इवोल्यूशन से करके देखते हैं कि अंदर में यूट्रस के अंदर में कोई गांठ है बड़ी सी जिसको हमने निकाला और उसके बाद में प्लान वे में वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसी रुकावटें हटाने का भी एक जरिया होता है। इन रुकावटों को देख लें अपन, तभी भी उनकी रुकावट वो माँ बन सकती है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स की इम्बैलेंस के कारण भी वो माँ नहीं बन पाती, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो फिर उसमें आईवीएफ से थोड़ा सा माइनर प्रोसीजर एक आईयूआई है, उससे भी माँ बनने की पूरी संभावना होती है। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, इंडिविजुअलाइज करते हैं पेशेंट को किस चीज़ की कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर ओवुलेशन इंडक्शन दे। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप, अगर पेशेंट की दोनों ट्यूब ठीक है तो आईयूआई करते हैं। आईयूआई के बाद में अगर आईयूआई से नहीं है, संभव नहीं है, तब आईवीएफ। और आजकल आईवीएफ से भी एडवांस टेक्निक इक्सी आ गई है, जिसके कारण अगर ज़्यादा ट्यूब ब्लॉक है, प्लस अगर हस्बैंड के शुक्राणु कम है, वाइफ के एग्स कम है, तो इक्सी पद्धति द्वारा उसको 80% सक्सेस रेट मिलने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन ये जो आयु बढ़ जाती है तो उसके बाद में संभावना, शादी के 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और औरतें बच्चे जन रही, तो ये आप लोगों की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है? सर, आजकल साइंस इतना एडवांस हो गया कि एडवांस एज में नो डाउट कि उनके जो oocyte होते हैं, फीमेल oocyte, उसका असर पड़ता है। साइंस इतना एडवांस हो गया कि हम पहले देख लेते हैं कि एबनॉर्मल बेबी तो नहीं बनने वाला ये। अगर वो नॉर्मल oocyte एम्ब्रियो नॉर्मल होता है, ग्रेडिंग अच्छी हो रही है, ग्रेड 1 और 2 एम्ब्रियो हम देखते हैं, तो वही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट के। नहीं तो हम उनको बता देते हैं कि भाई ये एम्ब्रियो अच्छे नहीं है, ये आपके बच्चे नहीं लगाएंगे। लेकिन वो बेटियां टूट जाती हैं, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है जब उनका आईवीएफ का वो साइकिल फेल हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, ऐसे वो क्या करें?
सर ये एक बहुत बड़ा इमोशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें पेशेंट इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली पूरी अपना जोर लगा देती है पेशेंट। प्लस हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि वो पहले साइकिल में ही प्रेग्नेंट हो जाए, पर कई चीज़ें हैं कि इसमें हम भी, पेशेंट का नेचर है जो कि फेलियर में जा रहा है, हम भी उसको नेचर के अगेंस्ट जाके ठीक करने की ट्राई कर रहे हैं। उसमें अगर पेशेंट के अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो हम उसको फिर से सलाह देते हैं कि यूट्रस में ऑक्सीजन कम मिलता है, तब कई बार बेबी बैठा नहीं, पर मिट्टी जितनी अच्छी होगी पौधा उतना ही अच्छा बैठेगा। अगर यूट्रस में ऑक्सीजन की कमी है, यूट्रस में थोड़ी कमजोरी है, तो हम उसमें फिर से उसको वो करेक्शन करके फिर दोबारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए पेशेंट को इमोशनली बहुत मुश्किलें आती है, बहुत समझाना पड़ता है। लेकिन उन महिलाओं को आप क्या अपील करना चाहेंगी जो शर्म, संकोच, तानों से परेशान होकर के अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ऐसे में आजकल यूट्यूब आ गया, गूगल आ गया, या दाई ने कह दिया चक्कर काटेंगे बाबा के, तांत्रिक के, मंदिर के, भोपे के, उससे क्या बच्चा पैदा हो जाता है? नहीं सर, मैं उन औरतों को यही कहना चाहूँगी कि आप संकोच छोड़ के अपने पार्टनर के साथ आएँ। इनफर्टिलिटी में मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि IVF की आपको ज़रूरत हो सकता है थोड़ी सी रुकावट हो जो उसको ठीक करने से प्रेग्नेंट हो सकती है तो वो एक बार आके अपना इवोल्यूशन करा ले। अपना एक हार्मोन होता है AMH, जिसके पता चल जाता है कि उसकी ओवरी में अंडे की क्या स्थिति है, और कुछ थायराइड, कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं। प्लस दूरबीन से हम यूट्रस को अंदर से देख लेते हैं, कोई बड़ी सी गांठ तो नहीं जिसको हम निकाल सके। तो ये इवोल्यूशन करा के, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो IVF करा ले। IVF उन्हीं औरतों को सलाह दी जाती है जिनकी अगर ट्यूब ब्लॉक है, जिनकी एज ज़्यादा जाती जा रही है, या एम्ब्रो जिनके एग्स कम है ओवरी में बचे हुए, तो IVF से भी एडवांस टेक्निक ICSI की भी हम सलाह देते हैं। क्योंकि IVF और ICSI का एक फ़ायदा ये भी है कि फास्ट टेक्निक है। पेशेंट की जो एडवांसिंग एज होती जा रही है उसको हम IVF और ICSI द्वारा 15 दिन में, 20 दिन में ही पूरा कर लेते हैं, जिससे उसको फ़ायदा होता है, जल्दी प्रेग्नेंट होने का फ़ायदा मिलता है। क्या आप जब MBBS कर रही थी तो आपने सोचा था कि आप किसी एक मल्टी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की CEO होंगी, और खूब सारे बड़े बड़े सर्जन्स आपके डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, रोबोटिक सर्जरी का नया अध्याय, नया इतिहास, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको आप साकार कर रही होंगी। जो जो महिलाएं माँ नहीं बन पा रही उनको आप माँ बनने का सपना, ये आज जब ये सब कर पा रही कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। MBBS के टाइम सपना तो यही था गायनोकोलॉजिस्ट बनने का, बाकी आज ये जिस स्टेज पे आ गई वो सब आप लोग के आशीर्वाद के कारण ही है सर। लेकिन फिर भी उस वक्त क्या परिस्थिति होती है कि डॉक्टर अपनी जान फूंक देता है, नर्सिंग स्टाफ सब कुछ अपना सर्वस्व दे देता है, और चाहते हुए भी, क्योंकि मृत्यु और जीवन ईश्वर के हाथ में होता है, कोई मरीज चला जाता है, और ऐसे में जो रिएक्शंस आते हैं वो थोड़े डराने वाले होते हैं। सर मैं उस समय यही, प्रदीप जी की वही बात मैं भी बोलूँगी कि इमोशनली पेशेंट बहुत उस समय अनस्टेबल होते हैं। बस हम लोग का ये काम है धैर्य रख के उनको थोड़ा समझाएं और सारी डिटेल्स बताएं उनको कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी, उसको कहाँ पे हार्ट में कमजोरी थी, जहाँ पे भी प्रॉब्लम थी वो हम उसको बताएं। प्रदीप जी, सवाल ये नहीं कि आप अपनी धर्मपत्नी के CEOशिप में काम कर रहे हैं, और सवाल ये भी नहीं है कि आप पत्नी से हर व्यक्ति किसी बच्चे से भी सीखता है, आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये कैसा लगता है कि एक जोड़ी और साथ में पूरे अस्पताल की टीम, 300 से ज़्यादा का आपका पूरा स्टाफ, जब अपने एक मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सर्वस्व देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेटिस्फाइड है जीवन से? सर इसमें दो एस्पेक्ट है कि एक तो एज ए डॉक्टर, जो कि हमारा एक प्रोफेशन है, जो कि हम करते आए हैं, मरीज की सेवा करते आए हैं, और डॉक्टर के साथ साथ हमारा जो एजुकेशन प्रोसेस है वो अभी तक चलता आ रहा है। हमें हर कुछ सीखने को मिलता है। मुझे डॉक्टर कविता से भी सीखने को मिलता है। आज यंग सर्जन डॉक्टर सौरभ है, वो भी एज ए रोबोटिक सर्जरी है, उनसे को भी सीखने को मिलता है। तो ये एक सतत प्रोसेस है कि हम सीखते रहते हैं कि एज ए डॉक्टर तो, और सीखना भी चाहिए। और एक जूनियर से जूनियर, कई बार नर्सिंग स्टाफ भी हमारे को कुछ स्टेप्स ऐसे बता देता है ड्यूरिंग सर्जरी में, जिस टाइम हम थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं, कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रेस के कारण या लंबी सर्जरी के कारण प्रेजेंस ऑफ माइंड में कई बार कुछ चीज़ नहीं आता है, तो एक नर्सिंग स्टाफ भी हमारे को अच्छी सर्जरी की उस टाइम एक गाइडेंस दे देता है, जो हमारे को उस टाइम असिस्ट कर रहा होता है, तो उसका काम सिर्फ असिस्ट करना होता है। तो हम हर जो सजेशन है उसको वेलकम करते हैं हमारे प्रोफेशन के अंदर एज ए डॉक्टर।
एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ सीखने में हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। हमारा डॉक्टर्स का काम इतना ही होता है कि हम उसको अच्छे से केयर करें, उसको अच्छा से अच्छा इलाज दें, उसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करें, अच्छी से अच्छी नर्सिंग केयर करें, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सके। उम्र लेना न देना, उम्र बढ़ाना, यह सब एक सुपर नेचुरल पावर्स स्टिल आर देयर, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। ये कहीं ना कहीं जो शर्मा दंपति हैं उन्होंने साबित करके दिखाया, कि पूरी टीम ने साबित करके दिखाया। सवाल रोबोटिक सर्जरी उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में स्थापित करने का नहीं है, सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार करने का, सवाल धैर्य का है, विवेक का है, अपनापन का है, समर्पण का है। सुबह से लेकर शाम तक जब नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर से मिलकर के मरीज की जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो उन मरीजों को, उन परिजनों को सोचने की, समझने की और धैर्य रखने की ज़रूरत है कि आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो जान बचाने के लिए जाते हैं। जान डॉक्टर ने लेने वाले हैं और डॉक्टर जान दे सकता है, कोशिश कर सकता है, मगर सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अगर आप इस मानसिकता को अपने जीवन में विकसित कर लिया तो कभी कोई विवाद ही नहीं है। कई बार अस्पताल लाते रास्ते में भी मरीज दम तोड़ देता है और ला करके हम आरोप निजी अस्पतालों पे मंड देते हैं, तो इस परिपाटी को भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगली बार इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और हस्ती के साथ। तब तक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।